नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार यादव सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम आरबीएससी के 10th का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बहुपद। प्रश्नावली। सबसे पहले ये बहुपद क्या होता है, किसे कहते हैं बहुपद, इसके लिए पहले हमें राशियों को समझना होगा। राशियां कौन कौन सी हैं? एक तो है चर राशि और एक है अचर राशि। अब चर राशि कौन सी होती है और अचर राशि कौन सी होती है? चर राशि वो राशियां होती हैं जिनका मान बदलता रहता है, जैसे x है, y है, z है। अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं चर राशि होती है। जैसे मान लो एक समीकरण है, आपके पास x + 3 = 5, तो इसमें x का मान निकालोगे आप तो क्या आएगा? 5 - 3। x का मान कितना है? 2 आ गया। इसी प्रकार एक समीकरण दूसरी है, x + 4 = 9, तब x बराबर क्या आएगा? 9 - 4 कितने आ गए? 5। तो यहाँ पर तो x का मान कितना है? 2 और यहाँ पर x का मान कितना है? 5। चीज तो दोनों एक ही है, x दोनों क्या है? x। लेकिन इस कंडीशन में इसका मान 2 आ रहा है और इस कंडीशन में इसका मान 5 आ रहा है। इसका मतलब इस अकेली इस राशि का मान दोनों जगह अलग अलग आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? इसका मान परिवर्तन हो गया है, बदल रहा है इसका मान। तो इसका मान बदल रहा है तो ये राशि कौन सी होगी? चर राशि होगी। दूसरी राशि है अचर राशि। अचर राशि वे राशि जिनका मान नहीं बदलता है, जैसे एक संख्या को मान लेते हैं 3 है, 5 है, 7 है। ये क्या है? अचर राशि है, इनका मान बदलता नहीं। 3 है, 3 का मान हर जगह 3 ही रहेगा। 5 है, 5 का मान हर जगह 5 ही रहेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो चर राशि और अचर राशि कौन सी राशि होंगी? चर राशि वे राशियां होंगी जिनका मान बदलता रहता है या परिवर्तनशील है। अचर राशि वे राशियां जिनका मान बदलता नहीं है, क्या कहलाएंगी? अचर राशि। अब इस चर राशि और अचर राशि में गणितीय संक्रिया क्या करें? गणितीय संक्रिया। गणितीय संक्रिया कौन सी है? गणित की जो मूलभूत संक्रियाएं हैं वो है जोड़, बाकी, गुणा, भाग, यही तो है इसकी संक्रिया। तो ये आप यहाँ पर लागू करो। चर राशि ले लिया जैसे आपने x ले लिया चर राशि, और अचर राशि आपने ले ली जैसे 3। चर राशि तो x ले लिया और अचर राशि आपने 3 ले लिया और इसमें एक संक्रिया लागू कर दिया, प्लस योग संक्रिया लागू कर दी। तो ये जो प्राप्त हुआ है इसको हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? चर राशि और अचर राशि में गणितीय संक्रिया लागू करने पर प्राप्त बीजीय व्यंजक होता है। ठीक है। अब ये जो बीजीय व्यंजक किसी भी प्रकार का हो सकता है, ये है √x और ये साथ माइनस का चिन्ह लगा दिया, या उकलन संक्रिया हो गई और ये बीजीय व्यंजक प्राप्त हो गए। गुणा भी लगा सकते हैं, 7x गुणन संक्रिया 7 तो अचर है और x ये क्या है? चर है। दोनों के बीच में गुणन संक्रिया रख दी तो ये क्या बन गया? ये एक बीजीय व्यंजक बन गया। ठीक है। अब यदि ये जो बीजीय व्यंजक है, इस बीजीय व्यंजक की घात, बीजीय व्यंजक की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। बीजीय व्यंजक की घात क्या हो? पूर्ण संख्या। तो यदि किसी बीजीय व्यंजक की घात पूर्ण संख्या में है तो वो जो बीजीय व्यंजक है उस बीजीय व्यंजक को ही बहुपद कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि बहुपद जो होता है ना वो भी एक बीजीय व्यंजक ही होता है। जो बहुपद होता है वो भी एक बीजीय व्यंजक ही होता है, लेकिन वो एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसकी जो घात होती है, जिसकी पावर होती है, वो किसमें होती है? पूर्ण संख्या में होती है। पूर्ण संख्या का मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ये घात होती है उसकी। जैसे मान लो किसी की बात करते हैं x + 3,
अब x प्लस 3 एक बीजीय व्यंजक है। अब इसमें ये जो x है, इस x की घात कितनी है? 1 है। एक क्या है? पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये क्या है? एक बहुपद है। जैसे इसकी बात करें तो ये क्या है? x की घात 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होगा? 7 1/2 होगा। x की घात 1/2 माइनस 7 ये हो गए। तो यहाँ पर देखो x की जो ये घात है ये पूर्ण संख्या में है क्या? पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं पता तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। तो बहुपद क्या होगा? वे बीजीय व्यंजक जिनकी जो घात है वो पूर्ण संख्या में हो, वो आपका बीजीय व्यंजक ही बहुपद कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो बीजीय व्यंजक है ये 1 घात का है, 2 घात का है, 3 घात, कितने घात का है, इसके लिए उस बीजीय व्यंजक में या ये कहें जो बीजीय व्यंजक है जिसकी घात पूर्ण संख्या में वो हमारा बहुपद है। अब उस बहुपद में जो हमारी चर राशि है उस चर राशि की ये जो घात है सबसे बड़ी वाली घात वो हमारे बहुपद की घात है। तो बहुपद की घात क्या होगी? बहुपद में प्रयुक्त चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे यहाँ पर x की उच्चतम घात कितनी है? 1 है। तो ये 1 घात का बहुपद, 1 घात का बहुपद। और 1 घात के बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। 1 घात के बहुपद को क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद है। इसी प्रकार जैसे मान लो ये आ गया 2x² प्लस 3x प्लस 5 ये है। सबसे पहली बात तो ये चर और अचर में मूलभूत संक्रिया लागू हो रही है। तो चर और अचर दोनों में जो ये संक्रिया लागू हो रही है इसका मतलब ये बीजीय व्यंजक है। अब बीजीय व्यंजक की घात देखो, यहाँ पर 2 घात है और यहाँ पर 1 घात है। तो ये जो बीजीय व्यंजक की घात है ये पूर्ण संख्या में है। तो ये जो बीजीय व्यंजक है ये आपका बहुपद हो गया। ये जो बीजीय व्यंजक है ये बीजीय व्यंजक क्या है? बहुपद है। अब इस बीजीय व्यंजक में ये जो x है जो हमारा चर है उसकी बड़ी घात देखो कितनी है? तो बड़ी घात यही तो है, कितनी है? 2 है। तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। द्विघात बहुपद कहलाएगा। जो चर राशि प्रयुक्त हो रही है उस चर की जो उच्चतम घात होती है वो हमारे बहुपद की घात कहलाती है। बात समझ में आ गई? क्या पढ़ा था आपने? चर राशि, अचर राशि, फिर इसमें गणितीय संक्रिया लागू करेंगे तो बीजीय व्यंजक बन जाएगा। और बीजीय व्यंजक की यदि घात पूर्ण संख्या में हो तो उसको हम बहुपद कहेंगे। और बहुपद में जो चर प्रयुक्त हुआ है उसकी जो घात होती है वो ही बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर 1 घात है रैखिक हो गया, 2 घात है द्विघात हो गया, 3 घात हो जाएगी त्रिघात हो जाएगा। तो जितनी जैसे जैसे घात बढ़ेगी उतने ही घात का वो बहुपद बन जाएगा। अब इसके बाद में है बहुपद के शून्य क्या होते हैं? बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य क्या होंगे? बहुपद में प्रयुक्त चर का वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 देते हैं, वो जो मान है वो मान बहुपद के शून्य कहलाती है। जैसे आपका एक बहुपद था, भी आपने लिखा था x प्लस, ये आपका एक बहुपद है, x प्लस 3 बहुपद है। कितने का आता है ये? 1 घात, क्योंकि यहाँ पर x की उच्चतम घात कितनी है? 1 है। तो ये 1 घात का बहुपद है। अब इस 1 घात के बहुपद के यदि हम शून्यकों की बात करें, शून्यक, तो इसके शून्यक क्या होंगे? तो शून्यक के लिए अभी आपको बताया है कि वो मान देखो कि इस बहुपद में उस मान को रख देना तो इसका मान 0 बन जाए। तो देखो यहाँ पर x की जगह मान लो आपने माइनस का 3 रख दिया और आगे क्या है? प्लस 3, तो इसका मान कितना आ गया? 0। मतलब आपने x की जगह क्या रखा है? -3 रखा है। x की जगह -3 रखा है तो इसका मान कितना प्राप्त हो गया?
जीरो प्राप्त हो गया। तो ये जो x बराबर -3 है, ये इस बहुपद का एक शून्यंक होगा। जितने घात का बहुपद है, जैसे यहाँ पर एक घात का बहुपद है, तो इसका केवल एक ही शून्यंक होगा। यदि ये 2 घात का होगा तो इसके शून्यंकों की संख्या 2 होगी। तो कहने का मतलब बहुपद में जितनी घात होती है, बहुपद में उतने ही उसके शून्यंक होते हैं। जैसे 5x + 7 ये एक बहुपद है। अब इस बहुपद में x का वो मान रखना है जिससे इसका मान 0 प्राप्त। तो वो मान कैसे रखेंगे? इसके लिए बहुपद को 0 के बराबर रख दो। तो बहुपद क्या है? 5x + 7, और इसको जब 0 के बराबर रखेंगे तब x का मान क्या प्राप्त होगा? -7, और x बराबर -7/5। ये x का मान प्राप्त हो गया। मतलब ये मान ऐसा मान है कि इस बहुपद में रख देना तो इसका मान 0 हो जाएगा। रख के देखो इसको, 5 × x का मान कितना है? -7/5। तो ये रख दिया -7/5 + 7 5 से 5 कैंसिल हो गया, -7 + 7, और इसका मान कितना आ गया? 0। इसका मतलब ये जो बहुपद है इसका शून्यंक क्या हो गया? -7/5 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर दोनों के दोनों कैसे हैं? एक एक घात थी, तो यहाँ पर भी x का एक ही मान आ रहा है, यहाँ पर भी x का एक ही मान आ रहा है। यदि बहुपद 2 घात का होगा तो x के इस प्रकार के 2 मान प्राप्त होंगे। उसका जैसे अब आगे है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जैसे इसके उदाहरण है 2x² + 3x + 7, 2x² + 5x, 3x² - 7। ये जैसे द्विघात बहुपद है। क्यों है द्विघात बहुपद? क्योंकि यहाँ पर सब क्या प्रयुक्त हो रहा है? x प्रयुक्त हो रहा है, और x की जो उच्चतम घात है, बड़ी से बड़ी घात कितनी है? वो 2 है, और 2 है तो क्या कहलाएगा? ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब इस बहुपद में और इस बहुपद में देखो, ये x² का गुणक है, यहाँ पर भी ये x² का गुणक है, ये x का गुणक है, ये भी x का गुणक है, और यहाँ पर ये जो अचरपद है वो इसमें अचरपद नहीं है, तो यहाँ पर अचरपद कितना है? 0। इसी प्रकार इसमें कौन सा पद नहीं है? इसमें x वाला पद नहीं है ना, तो ये क्या होगा? ये तो हो गया आपका x वाला पद, स्क्वायर वाला। x का पद इसमें नहीं है तो इसको ये लिख सकते हैं 0x, और माइनस ये कितने हो गए? 7। ये हो गए। तो यहाँ पर देखो ये जो मान है 1, 2 और 3, हर जगह देखो 3 मान बदल रहे हैं यहाँ पे, 1, 2 और 3। तो क्या करें? तो इन तीनों मानों को हम वास्तविक संख्या के रूप में a, b और c ले रहे हैं। जैसे इसको मान लिया ax², इसको मान लिया b, तो ये हो गया bx, और इसको मान लिया c, तो ये हो गया c। ax² + bx + c। यहाँ पर क्या बदलेंगे? a, b और c, और ये a, b और c कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। a, b और c क्या हो सकती है? वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन क्या? मान लो हम ये लिखना चाहिए इसको कि 0x² + 3x + 7, ये आपका बहुपद 3x + 7, ये एक बहुपद है। और इस बहुपद हम ये लिखें 0x² + 3x + 7, तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर का पद है ये हट जाएगा, तो 0 से गुणा होगा, 0 हो गया, हटने नहीं। तो स्क्वायर का पद जब बचेगा ही नहीं इसमें, तो ये द्विघात थोड़ी होगा। ये तो कैसा है? ये रैखिक है। कैसा बहुपद है? ये रैखिक बहुपद। इसका मतलब इसकी एक शर्त हो गई कि यहाँ पर x² के गुणा में यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, और x² के गुणा में यहाँ पर x² के गुणा में 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x² के गुणा में ये जो a है, इस a का मान 0 नहीं होना चाहिए, और ये जो पूरा बन गया ये आपका द्विघात बहुपद का मानक रूप बन गया।
तो द्विघात बहुपद का मानक रूप कौन सा है? ax² + bx + c। और हम यहाँ पर केवल द्विघात बहुपद ही पढ़ेंगे। तो अब आगे देखते हैं, ये जो द्विघात बहुपद है इसके शून्यंक कैसे निकालें। अभी आपने रैखिक का तो निकालना सीख लिया था। रैखिक में आपने क्या किया था? रैखिक में बहुपद को 0 के बराबर रखा था, और जो भी हमारा बहुपद मान लो यही है बहुपद, तो इसको जब 0 के बराबर रखेंगे तो इससे हमने x का मान प्राप्त किया। तो ये तो कैसा बहुपद है? ये यहाँ पर x की घात कितनी है? उच्चतम 1 है। तो ये कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद में x का मान कितना हो गया? -8/3। इसी प्रकार अब यहाँ पर ये जो द्विघात बहुपद है इसके शून्यंक कैसे निकालें ये हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए ये जो द्विघात बहुपद है इसकी हम 3 टाइप देखेंगे। द्विघात बहुपद के शून्यंक कैसे ज्ञात करें, मतलब द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात करना। पढ़ेंगे हम द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात करना। इस द्विघात बहुपद के शून्यंक कैसे ज्ञात करें? इसके लिए जैसे पहला बहुपद ले रहे हैं, कैसा होना चाहिए? द्विघात होना चाहिए। ये ले लिया x² - 2x - 8। ये बहुपद है ना, द्विघात बहुपद है, क्योंकि x की उच्चतम घात कितनी है? 2 है। x की उच्चतम घात कितनी है? 2। तो ये कैसा बहुपद है? ये द्विघात बहुपद है। दूसरा ले लिया, जैसे मान लो 4x² + 8x। एक बहुपद ये ले लिया, ये भी द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर x की उच्चतम घात कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तीसरा बहुपद हमने ले लिया x² - 15। यहाँ पर भी x की उच्चतम घात कितनी आ रही है? 2। अभी हमने मानक रूप में देखा था ना कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए था, मतलब x² का जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर x² का गुणांक 0 थोड़ी है, यहाँ पर अचर पद 0 है, c का मान 0 है, और यहाँ पर b का मान 0 है। इस द्विघात बहुपद का जो मानक रूप था वो क्या था? ये तो था ax² + bx + c। और क्या कहा था कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, और abc क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। abc क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर a का मान कितना हो गया? x² का गुणांक 1 हो गया, b का मान कितना हो गया? -2 हो गया, और c का मान कितना हो गया? -8 हो गया। यहाँ पर a का मान कितना है? 4, b का मान कितना है? 8, c का मान कितना है? अच्छा नहीं है, 0। c का मान 0 है, माना क्या कुछ नहीं कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, c का हो सकता है। यहाँ पर a का मान कितना है? इस पहला गुणांक 1, x का मान b है, यहाँ पर x नहीं है तो b का मान कितना हो गया? 0 हो गया। c अचर पद कितना है? -15। तो a का मान 1, b का मान 0, c का मान -15, तो b का मान 0 हो सकता है, हमें तो केवल a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जो हमारे बहुपद है ये हमारे द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर जो चर प्रयुक्त हो रहे हैं उन चरों की उच्चतम घात 2 है। तो ये क्या है? द्विघात बहुपद है। अब हमें इन द्विघात बहुपदों के शून्यंक क्या करने हैं? शून्यंक क्या होते हैं? शून्यंक x के वे मान निकालने हैं कि इनमें यदि उन मानों को रख दें तो इनका मान 0 हो जाएगा। तो x के वो मान निकालने हैं कि यहाँ पर इन बहुपदों में यदि उन मानों को रख दे तो इन बहुपदों का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए जो भी द्विघात बहुपद है पहले आपको उसके गुणनखंड करने हैं। उसके क्या करने हैं? गुणनखंड। क्या करने हैं? गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या होगा? खंड का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। और गुणन का मतलब क्या होता है? गुणा। मतलब इनके गुणा के रूप में टुकड़े करने। कैसे भी करो चाहे गुणा के रूप में इसके टुकड़े हो जाने चाहिए। जैसे मान लो आपके पास एक संख्या है 12 और इस 12 को आप ये लिखो 4 गुना के, इसका मतलब 12 के टुकड़े हो गए। गुणा के रूप में टुकड़े हो गए ना, ये गुणा 12 है, गुणा के रूप में टुकड़ा हो गया 4 गुना 3 4 के 12। तो ये क्या कहलाती है? इसकी गुणनखंड कहलाती है। ये भी हो सकता था 6 गुना को टुकड़े तो करने हैं, गुणनखंड है ये भी, और 12 गुना के ये भी इसके टुकड़े। तो यहाँ पर ये जो बहुपद है
इन बहुपदों के भी टुकड़े करने हैं, इनके गुणनखंड करने हैं, तो कैसे करेंगे गुणनखंड? देखो आपके पास तीन प्रकार के बहुपद है। पहला प्रकार है ए, बी और सी, तीनों मान आपके दिए हुए हैं। ए का मान भी दिया हुआ है, बी का मान भी दिया हुआ है और सी का मान भी दिया हुआ है। दूसरा है स्क्वायर का पद है और एक्स का है, मतलब ए का मान है और बी का मान है, यहाँ पर सी का मान नहीं है। एक कंडीशन है, सी का मान नहीं है और यहाँ पर बी का मान नहीं है, तो इनके गुणनखंड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं लास्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 15 है, इसके हमें क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। क्यों? क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है और शून्य ज्ञात करने के लिए पहले बहुपद के गुणनखंड कीजिए। तो इसके गुणनखंड करो, तो इसके लिए क्या करेंगे? ये तो है एक्स स्क्वायर, अगर ये संख्या पूर्ण वर्ग है, जैसे 15 की जगह 16 होती तो पूर्ण वर्ग कैसे होता है? तो 16 को हम क्या लिख देते? 4 का स्क्वायर। अगर 9 का तो 3 का स्क्वायर, अगर 4 का तो 2 का स्क्वायर, अगर 1 का तो 1 का स्क्वायर, अगर 25 का तो 5 का स्क्वायर। इस प्रकार यदि पूर्ण वर्ग संख्या होती तब तो उसका जो भी उसका वर्गमूल है उसका स्क्वायर करते हैं, लेकिन यहाँ पर 15 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको क्या करेंगे? 15 को एक अंडर रूट लगा करके इसका वर्ग अंडर रूट 15 का स्क्वायर। अंडर रूट में कोई संख्या होती है जब उसका स्क्वायर किया जाता है तो अंडर रूट हट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? अब इसमें देखो, अब इसमें सूत्र बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये सूत्र क्या होता है? a प्लस b a माइनस b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के गुणनखंड क्या होते हैं? a प्लस b और a माइनस b। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? एक बार तो इसको प्लस में लिख दो और एक बार इसको माइनस में लिख दो। बात समझ में आ गई? तो बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए पहले क्या करना होगा? गुणनखंड करने होंगे। अब हम ये जानते हैं कि शून्य क्या होता है? शून्य वो तो होता है जिससे कि इसको बदला मान 0 जाए। तो ये जो बहुपद है, ये बहुपद इसमें बदल गया, ये मान लो कि इस बहुपद के ये टुकड़े हो गए, गुणा के रूप में एक टुकड़ा ये हो गया और एक टुकड़ा ये हो गया। अब बहुपद के शून्यकों के लिए बहुपद का मान 0 होना चाहिए, तो इन दोनों टुकड़ों में मान लो ये टुकड़ा 0 हो गया, x प्लस अंडर रूट 15 है, ये 0 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा, 0 * अब जो भी संख्या है 0 से गुणा होगी, 0 ही आएगा परिणाम। तो यदि ये 0 है तो बहुपद का मान 0 हो जाएगा, या फिर ये 0 होना चाहिए। भाई ये 0 है तो ये संख्या * 0 तब भी 0 रहेगा, तो दोनों कंडीशन, ये 0 है तो भी बहुपद का मान 0 प्राप्त हो रहा है, ये 0 है तो भी बहुपद का मान 0 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब इससे तो x का एक मान क्या जाएगा? माइनस का अंडर रूट 15, और इससे x का मान प्लस का अंडर रूट 15। x का एक मान तो ये आ गया और x का एक मान ये आ गया। आपको पहले ही बता दिया था कि x की जितनी घात होती है बहुपद में, जो चर प्रयुक्त होता है उसकी जितनी घात होती है उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर कितनी घात थी? 2 घात थी, तो x के मान कितने प्राप्त हुए? 2 प्राप्त हुए। इन मानों को ही बहुपद के क्या कहेंगे? शून्यक कहेंगे। तो शून्यक के लिए क्या करना होगा? ऐसे ही करके गुणनखंड करने हैं और उन गुणनखंडों को 0 के बराबर रखने पर चर राशि के जो मान प्राप्त होते हैं वो मान ही बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। आगे बात समझ में? अब इसके ऊपर आते हैं। ये देखो, ये बहुपद है दिया 4x² प्लस 8x। यहाँ पर देखो x की उच्चतम घात कितनी है? 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। अब इस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं तो क्या करोगे? पहले इसके गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करो, कैसे करें इसके गुणनखंड? देखो इसमें 4x कॉमन आ रहा है, चलो कॉमन ले लो, 4x कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बच गया? x प्लस यहाँ पर क्या बच गया? 2। तो देखो ये गुणा के रूप में हो गया है, गुणा के रूप में हो गया, तो क्या कर गए? ये इसका गुणनखंड हो गया। तो यहाँ पर 4x² प्लस 8x है, इसके गुणनखंड गुणा के रूप में टुकड़े क्या हुए? 4x * x + 2, ये गुणनखंड हो गए। अब क्या करेंगे? इन गुणनखंडों को क्या करते हैं? 0 के बराबर रखते हैं, और
जीरो के बराबर रखने पर जो x के मान आते हैं वो मान इसके शून्यंक कहलाते हैं। तो क्या करें, तो एक गुणनखंड क्या है इसका 4x, उसको जीरो के बराबर रखें तो x का मान भी कितना आ जाएगा, जीरो जाएगा, 0/4, तो x का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा टुकड़ा ये, इस गुणनखंड को यदि 0 के बराबर रखें तब x का मान कितना आएगा, -2, तो एक शून्य दिए हो गए, x के दो मान हो गए, ये दो मान ही इस बहुपद के क्या है, शून्यंक है। बात समझ में आ गई। दो प्रकार के बहुपद होंगे, एक बहुपद तो 4x² + 8x, एक x² - 15। यहाँ पर c का मान 0 था, यहाँ पर b का मान 0 है। अब आते हैं पहले बहुपद इस पर, यहाँ पर a, b और c तीनों मान दिए हुए, तो कैसे इसके गुणनखंड करेंगे। तो इसके लिए पहले पद का तीसरे पद से गुणा करेंगे, x² का -8 से जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -8x², ये अब ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करें तब तो ये आना चाहिए, और उन दोनों को या तो जोड़े या फिर घटाएं, तब ये बीच में जो संख्या है ना ये बननी चाहिए। तो यहाँ पर देखो वो दो संख्या बताओ जिनका गुणा करेगा तब तो कितना है, -8, और उन दोनों को यदि जोड़ दें तो कितने हैं, -2। तो देखो एक संख्या हो गई -4, एक हो गई +2। अगर इन दोनों का गुणा करें तो -8 हो जाएंगे, और इन दोनों को यदि हम जोड़ें तो -2 बच जाएंगे। अब ये पद किसका है, x का, तो ये 4x और ये 2x, 4x - और 2x +, क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी होगी तभी तो यहाँ पर माइनस का बचेगा, माइनस का 2 बचना चाहिए, तो यहाँ पर 4 माइनस का होगा तभी तो माइनस का बचेगा। मतलब यहाँ पर जो चीज है ना, जैसे यहाँ पर प्लस का होगा तो बड़ी संख्या प्लस में होगी, तो यहाँ पर किसका बच रहा है, ये 2x माइनस का बच रहा है, तो यहाँ पर माइनस क्या आएगा, 4x क्या है, तभी तो माइनस की 2 बचेगी। ये दो टुकड़े हो गए, मतलब ये ऐसी दो संख्या हो गई कि इन दोनों का गुणा करेगा तब तो -8x² आ रहा है, और इन दोनों को जोड़े तब -2x बन रहे हैं। तो ये दोनों टुकड़े, ये जो बीच में पद है बीच में, इसके स्थान पर इन दोनों को रखो x² माइनस का तो 4x और प्लस का 2x - 8, ये हो गया। अब यहाँ पर कितने पद बन गए, 2 और 2 4 पद बन गए। प्रथम दो पदों में, अंतिम दो पदों में जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकालो, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, 4, चिन्ह किसका है, प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2, यहाँ पर क्या बचेगा, x, और यहाँ पर क्या आएगा, -4, ये हो गया। अब फिर से दो पद बन गए, एक पद तो ये और एक पद ये, दो पद बन गए, क्योंकि पद हमेशा प्लस माइनस में लिए जाते हैं, गुणा में एक ही पद माना जाता है। जैसे ये x के गुणा में है ना, तो ये पूरा एक ही पद है, और यहाँ पर देखो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये अलग अलग 4 पद हो गए, गुणा में एक ही पद माना जाता है। अब इन दोनों पदों में देखो ये जो कोष्टक है x - 4 ये कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकालो, x - 4 को बाहर निकालो, तो ये जब बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ से बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, +2, ये +2। तो देखो ये जो द्विघात बहुपद था उसके टुकड़े हो गए ना, टुकड़े हो गए, इसका मतलब क्या हो गई, ये गुणनखंड हो गई। अब क्या करेंगे, अब इन गुणनखंडों को 0 के बराबर रखेंगे, रखो x - 4 को 0 के बराबर या x + 2 को 0 के बराबर, तो इससे तो x का मान कितना आ जाएगा, +4, और इससे x का मान कितना आ जाएगा, -2। तो x के दो मान आ गए, एक तो +4 और एक -2। ये जो x के दो मान है, ये दोनों मान ही इस बहुपद के क्या है, शून्यंक। इस प्रकार हम द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात करेंगे। बात समझ में आ गई। कितने प्रकार के बहुपद बनेंगे, 3 प्रकार के। कौन कौन से बनेंगे, या तो तीनों पद आएंगे, कहने का मतलब a, b और c तीनों मान होंगे, या फिर जैसे यहाँ पर c का मान नहीं है या फिर यहाँ पर b का मान नहीं है, तो b का मान नहीं है तो a² - b² का सूत्र बन करके फिर उसके गुणनखंड हो जाएंगे, उनको 0 के बराबर रखकर मान निकाल लेंगे। और यदि मान लो c का मान नहीं है तो वो एक संख्या कॉमन आते ही गुणनखंड हो जाएंगे, उनको फिर 0 के बराबर रखेंगे, फिर मान निकालेंगे, वो शून्य आ जाएंगे। और यदि तीनों ही पद
पद है, तो पहले पद का तीसरे पद से गुणा करेंगे और फिर ये देखेंगे ये संख्या किससे प्राप्त हो रही है कि गुणा करने पर -8x² आई और जोड़ने पर माइनस के 2x। वो जो टुकड़े हैं वो टुकड़े बीच वाली संख्या के स्थान पर रखकर दो दो के जोड़े बनाएंगे, फिर उसमें जो कॉमन आएगा उसको बाहर निकालेंगे, इससे गुणनखंड प्राप्त होगा। उन गुणनखंडों को 0 के बराबर रखकर x के मान प्राप्त करेंगे। तो ये हो गया द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात करना। अब आगे बढ़ेंगे द्विघात बहुपद के शून्यंकों में और गुणांकों में क्या संबंध होता है। द्विघात बहुपद के शून्यंकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध क्या होता है। द्विघात बहुपद के शून्यंकों एवं गुणांकों में संबंध। गुणांकों में संबंध हमारा जो द्विघात बहुपद होता है उस द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होगा, ax² + bx + c। a नॉट इक्वल 0, a b और c वास्तविक संख्याएं। ये होता है मतलब हम जो भी द्विघात पढ़ेंगे सारे सारे इस फॉर्म में होंगे, इस रूप में होंगे, ax² + bx + c इस रूप में होंगे। अब इस ये जो द्विघात बहुपद है इसके शून्य भी कितने होंगे, 2 होंगे। द्विघात है x की घात 2 है, जितने घात का बहुपद होता है उतने उसके शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर 2 घात का बहुपद है तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी। और 2 शून्यक है माना तो अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। 2 शून्यक जो है वो अल्फा और बीटा है। मतलब x के जैसे अभी 2 मान रहे थे ना, यहाँ पर माइनस का अंडर रूट बन रहा है, प्लस का अंडर रूट बन रहा है, यहाँ पर x का मान 0 -2 जो भी मान रहे थे तो x का मान यहाँ पर भी निकला था। तो x के 2 मान निकले थे, तो एक मान तो अल्फा है तो दूसरा क्या है, बीटा है। 2 मान हो गए, 2 शून्यक हो गए। तो इन दोनों शून्यकों का जो योग है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग वो होगा अल्फा प्लस बीटा। ये भी शून्य ही तो है अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा होगा और ये होगा -b/a। और इसको ये लिख सकते हैं -b। b क्या होता है, x का गुणांक बटा a। a क्या होता है, x² का गुणांक, x² का गुणांक। ये होगा शून्यकों का जो योग होगा वो क्या होगा, -b/a। b का मतलब x का गुणांक और a का मतलब x² का गुणांक। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा बीटा। ये शून्य में अल्फा बीटा है तो यहाँ पर तो गुणनफल क्या होगा, अल्फा बीटा। और ये होगा c/a। c क्या है, अचर पद, तो ये हो जाएगा अचर पद बटा a क्या है, x² का गुणांक। तो जो द्विघात बहुपद होते हैं उस द्विघात बहुपद के यदि 2 शून्यक अल्फा और बीटा है तो शून्यकों का योग होगा -b/a अर्थात -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर होगा c/a या अचर पद बटा x² का गुणांक। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे शून्यक ज्ञात करेंगे पहले, फिर शून्यक ज्ञात करने के बाद शून्यकों और गुणांकों के मध्य ये जो संबंध होता है, ये तो क्या है, शून्यक है और ये क्या है, गुणांक तो है BCA, ये गुणांक तो है। तो इनमें संबंध की सत्यता की जांच करना। तो अगला प्रश्न होगा, उदाहरण लेते हैं इसकी। जैसे मान लो उदाहरण है, एक बहुपद है x² - 3
इसके शून्यंक ज्ञात करने हैं कि शून्यंक ज्ञात करो और शून्यंकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच की। जैसे ये प्रश्न जांच कीजिए, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद क्या है, x² - 3। पहले तो इसके शून्यंक ज्ञात करने हैं, उसके बाद शून्यंकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पर बहुपद लेते हैं पहले x² - 3, ये बहुपद है, इसका हल शून्यंक ज्ञात करो। अभी मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के बहुपद है। पहला क्या बताया था, a, b और c तीनों मान। दूसरा क्या बताया था, c का मान नहीं हो। तीसरा क्या बताया था, b का मान नहीं हो। तो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पर b का मान नहीं है। भाई जो द्विघात बहुपद होता है, मान लो क्या होता है, ax² + bx + c, यही तो होता है। तो यहाँ पे a का मान तो है x² का मान, और c का मान है -3, यहाँ पर b का मान नहीं है। तो इसके शून्यंक कैसे निकालेंगे, बताया था कि पहले इसके गुणनखंड करेंगे, और इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, इसको देखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसके अंडर रूट लगाकर इसका वर्ग कर देंगे। फिर सूत्र क्या बनेगा इसमें, a² - b² का, और क्या होगा वो a + b a - b। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, x + √3 और x - √3, ये गुणनखंड हो गए। अब गुणनखंडों को 0 के बराबर रखो, या तो x + √3 0 या x - √3 0। तो इससे तो x का मान क्या आएगा, -√3, या इससे x का मान क्या आएगा, +√3। तो x के ये दो मान आ गए, ये दो मान क्या है, शून्यंक। यहाँ तक का काम हो गया, x² - 3 के शून्यंक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कर लिया शून्यंक। अब क्या कह रहा है, शून्यंकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब एक तो आपने शून्यंक जो निकाले, इनका योग और गुणा, इसका शून्यंकों का, शून्यंकों का योग करना ही है, शून्यंकों का योग। भाई एक शून्यंक कितना है, -√3, और दूसरा शून्यंक कितना है, प्लस का √3, और जब इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा, 0। अब इनका गुणा करो, शून्यंकों का गुणनफल, एक शून्य कितना है, -√3 इनटू दूसरा कितना है, √3, तो ये गुणा करने पर कितना आएगा, -3। किससे आया है ये योग और गुणा, शून्यंकों से आया है। किससे आया है, शून्यंकों से। हमने पहले शून्यंक निकाले हैं, फिर किया है योग और गुणा। अब किससे निकाले, अब ये योग और गुणांकों से निकालो, अर्थात डायरेक्ट सूत्र से निकालो। कौन सा सूत्र था, योग का, -b/a। तो यहाँ पर देखो b का मान कितना है, x का गुणांक, x यहाँ पर नहीं है, तो b का मान कितना हो गया, 0/a का मान 1, तो इसका मान कितना आ गया, 0। तो गुणांकों से जो अल्फा + बीटा आया है, ये कितना आ रहा है, 0, और शून्यंकों से योग कितना आएगा, 0, बराबर आ रहा है। तो ये बराबर है शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग। अब गुणा करो इसका, तो गुणा क्या होगा, अल्फा बीटा, और उसका सूत्र क्या था, c/a। c क्या है, अचर पद कितना है इसमें, -3, तो -3/a का मान कितना है, a। तो अल्फा बीटा का मान कितना गया, -3। यहाँ पर शून्यंकों का गुणनफल कितना था, -3, बराबर शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। तो यहाँ पर जो हमारे पास द्विघात बहुपद था, उसके पहले हमने शून्यंक निकाले, फिर उनका योग किया और उनका गुणा, उसके बाद गुणांकों से योग और गुणा निकाला, वो दोनों बराबर आ गए। ये क्या है, इसकी संबंध की सत्यता की जांच होती है। अभी प्रश्न नंबर 1, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों
शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले तो आपको ये जो बहुपद दिए हुए हैं इसके शून्यंक ज्ञात करके शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करना है। ये आपका 3 प्रश्न है, ये आपका होमवर्क रहेगा। यदि इसमें कोई समस्या आती है